अहम अपडेट भी कर लेंगे। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 3 चरणों में कार्रवाई होने वाली है। ये बड़ी जानकारी, मुख्तार अंसारी के खिलाफ 3 चरणों में कार्रवाई होगी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि मुख्तार अंसारी पर आईटी का शिकंजा कस सकता है और अतीक अहमद के बाद जांच एजेंसियों के निशाने पर मुख्तार अंसारी है। मुख्तार अंसारी को 3 चरणों में घेरने की तैयारी है। न्यूज 18 के ओपी तिवारी के मुताबिक 125 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति के मामले में जेल में मुख्तार अंसारी से पूछताछ की तैयारी है। मुख्तार से आयकर विभाग पूछताछ करेगा। अब तक की जांच में पता चला है कि ज्यादातर संपत्ति मुख्तार अंसारी और उनके करीबी लोगों ने खरीदी है। जांच के दौरान मिले दस्तावेजों से जो प्रॉपर्टीज हैं, जिस कंपनी के जरिए खरीदी गई है, उसकी भी जानकारी है। उस कंपनी के निदेशकों में मुख्तार अंसारी के एक करीबी का भी नाम शामिल है। दावा यह किया गया है कि मुख्तार के एक करीबी उसके साथ एक मामले में चार्जशीट भी हो चुके हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक अहमद के बाद जांच एजेंसियों के निशाने पर मुख्तार अंसारी को 3 चरणों में घेरने की तैयारी है। न्यूज 18 के ओपी तिवारी के मुताबिक 125 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति के मामले में जेल में मुख्तार अंसारी से पूछताछ की तैयारी होने वाली है। मुख्तार से आयकर विभाग पूछताछ करेगा। अब तक की जांच में यह पता चला है कि ज्यादातर संपत्ति मुख्तार अंसारी और उनके नजदीकी लोगों ने खरीदी है। जांच के दौरान मिले दस्तावेजों में कुछ प्रॉपर्टी भी है। जिस कंपनी के जरिए यह प्रॉपर्टी खरीदी गई है, उस कंपनी के डायरेक्टर्स में, निदेशकों में मुख्तार अंसारी के एक करीबी का भी नाम शामिल है। दावा यह किया जा रहा है कि मुख्तार का ये करीबी उसके साथ एक मामले में चार्जशीट हो चुका है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख कर लेंगे हमारे सहयोगी ओपी तिवारी, जिन्होंने ये खबर दी है, उन्हीं का रुख करेंगे। ओपी, मुख्तार अंसारी के खिलाफ 3 चरणों में कैसे ये कार्रवाई होने वाली है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आयकर विभाग का जो बेनामी यूनिट है, एडिशनल डायरेक्टर ध्रुव पुरारी सिंह और डिप्टी कमिश्नर आलोक कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले चरण में मुख्तार अंसारी की उन प्रॉपर्टियों को चिन्हित कर दिया गया है जो अपराध के पैसे से खरीदी गई हैं और जिन्हें कथित तौर पर बेनामी बताया गया है। लगभग 125 करोड़ रुपए की इन प्रॉपर्टीज को चिन्हित कर दिया गया और उससे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि बीते 11 अप्रैल को, यानी पिछले सप्ताह, 12 करोड़ रुपए की एक संपत्ति को इसमें से आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति ने अटैच भी कर लिया है। इसके बाद जो दूसरी संपत्ति है उसका नंबर आया है। पहले चरण में इन प्रॉपर्टियों को चिन्हित करने का काम किया गया है और अब दूसरा चरण चल रहा है जिसमें एक एक करके 125 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त करने का काम ध्रुव पुरारी सिंह के नेतृत्व में शुरू हो चुका है। इसके तीसरे चरण में आयकर विभाग का बेनामी यूनिट जो मुख्तार अंसारी हैं उनके लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा कि उनके पास ये 125 करोड़ रुपए कहां से आया, बेनामी संपत्ति जिन लोगों के पास थी वो उनको कैसे जानते हैं, उनसे क्या संबंध है, ये पैसा वो कहां से लाए थे। इन तमाम बातों को लेकर आयकर विभाग कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर करेगा और उस एप्लीकेशन के आधार पर मुख्तार अंसारी से जेल में पूछताछ की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि आयकर विभाग को अब तक जो दस्तावेज मिले हैं उसके मुताबिक इन प्रॉपर्टियों में मुख्तार अंसारी की पत्नी भी कुछ जगहों पर डायरेक्टर बताई गई है। इसके अलावा इस मामले में जो गणेश दत्त मिश्रा नाम के एक शख्स का नाम आया है, जिसके नाम पर 12 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, वो भी मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी बताया जाता है। और मजे की बात यह है कि इस 12 करोड़ रुपए की संपत्ति में जो चेक प्रॉपर्टी को अपने नाम कराते हुए गणेश दत्त मिश्रा ने पेश किया था, जो ये कहा था कि इस चेक नंबर को मैं पेमेंट करूंगा, वो चेक नंबर दिया ही नहीं गया। यानी कि कुल मिलाकर पैसा हो सकता है, ऐसी आशंका है कि 2 नंबर में ही पेमेंट किया गया हो। इस तीनों चरण का दूसरा चरण अब जो है अपने अंतिम दौर में है और उसके बाद मुख्तार अंसारी से जेल में पूछताछ करेगा आयकर विभाग। जी ओपी, यानी कि साफ है कि बेनामी संपत्ति का जो ये साम्राज्य फैलाया गया था उस पर जल्द ही शिकंजा कसने की तैयारी है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि बेनामी संपत्ति मामले में कार्रवाई जब होगी तो कार्रवाई से सफेद पोशों को क्या कुछ नुकसान होगा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यही वो संपत्तियां हैं, यही वो पैसा है इनडायरेक्ट वे में जिसका सीधा फायदा ये सफेद पोश अपराधी उठाते हैं। मान लीजिए अपराधियों कहीं भागना पड़ जाए, मान लीजिए उसे कहीं किसी को पेमेंट करनी है और उसके पास पैसा नहीं है, तो अपनी संपत्ति को मॉर्टगेज करके उसको औने पौने दामों में बेचकर तत्काल पैसा अपनी दूसरी पार्टी को पहुंचा देता है, जिससे उसका काम कहीं भी रुके ना। यानी कुल मिलाकर इस बेनामी संपत्ति के जरिए सफेद पोश अपराधियों का एक छत्र साम्राज्य चलता है और इस एक छत्र साम्राज्य के पीछे यही बेनामी संपत्तियां होती हैं और यही कारण है कि मुख्तार अंसारी पर अब आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति का शिकंजा कर लिया है, कस लिया है और एडिशनल डायरेक्टर ध्रुव पुरारी सिंह के नेतृत्व में इसका तीसरा चरण बहुत जल्दी शुरू किया जाएगा। जी, उमेश पाल शूटआउट मामले में फरार गुड्डू मुस्लिम के बेहद करीब पहुंची पुलिस। कर्नाटक से मिली आखिरी लोकेशन, शाइस्ता की भी तलाश थी।
बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी। निशाने पर 125 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति। जेल में पूछताछ की तैयारी में आयकर विभाग। अमृतपाल के 2 करीबियों को पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया। सूत्रों के हवाले से खबर, दोनों के पास अमृतपाल को लेकर बड़ी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड में शामिल शूटर सनी सिंह श्री प्रकाश शुक्ल का फैन है और उसी की तरह एक नामी गैंगस्टर बनना चाहता है। इसी वजह से कम उम्र में ही उसने अपराध का रास्ता चुन लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों हाथों से गोली चलाने में माहिर सनी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का रहने वाला है और उसके खिलाफ 18 मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि उन मामलों में वो कई बार जेल भी गया था और जेल से बाहर आने के बाद वो किसी बड़े अपराध को अंजाम देने की ताक में था ताकि उसका नाम यूपी के बड़े गैंगस्टरों में शामिल हो सके। मतलब वो 90 के दशक के चर्चित माफिया सरगना श्री प्रकाश शुक्ल का न सिर्फ जुनून उस पर सवार था बल्कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सनी सिंह बचपन से ही श्री प्रकाश शुक्ल के पोस्टर निकालकर अपने पास रखता था और उसके स्टाइल को कॉपी करता था। पुलिस का दावा है कि उसने श्री प्रकाश शुक्ला की तरह ही बनने के लिए बाकायदा दोनों हाथों से गोली चलाने की काफी दिनों तक प्रैक्टिस की थी। असल में 90 के दशक में श्री प्रकाश उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। उस पर फिरौती, अपहरण, हत्या और डकैती जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे और उसे यूपी एसटीएफ ने 1998 में मुठभेड़ में मार गिराया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सनी सिंह भी उसके नक्शे कदम पर चलकर बड़ा गैंगस्टर बनने की तैयारी में था और माना जा रहा है कि इसी वजह से वो अतीक की हत्या में शामिल हुआ और लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया। ये भी दावा किया जा रहा है कि अतीक को मारने के लिए तीनों हत्यारे प्लानिंग के तहत प्रयागराज पहुंचे थे। मतलब अतीक और अशरफ की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई। हालांकि ये बात साफ नहीं हो सकी कि गुड्डू मुस्लिम ने अगर ऐसा किया भी तो वो क्यों किया, जबकि वो अतीक का सबसे भरोसेमंद आदमी था और वो न सिर्फ अतीक के आईएसआई कनेक्शन और हथियारों की डील को देखता था बल्कि पूरे गैंग को भी संभालता था। मतलब गुड्डू मुस्लिम अतीक का राइट हैंड था जो अतीक के जेल जाने के बाद से पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा था। इस बात की जानकारी यूपी एसटीएफ की टीम को अतीक के रिमांड के दौरान मिली थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि गुड्डू मुस्लिम ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से मंगवाए गए हथियारों को पंजाब के रास्ते यूपी तक लाता था। और तो और सिर्फ गुड्डू मुस्लिम को ही इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान से मंगवाए गए हथियारों को अतीक ने कहां छिपा कर रखा है। हालांकि गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल की हत्या के बाद यानी 24 फरवरी से ही फरार है। पुलिस से बचने के लिए वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है, जबकि यूपी एसटीएफ की टीम उसे ढूंढने के लिए कई राज्यों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। और पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि गुड्डू मुस्लिम अपने 5 साथियों के साथ झांसी में सतीश पांडे नाम के आदमी के घर 5 दिन तक रुका था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक झांसी में रहने के दौरान गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद और अशरफ पर नजर बनाए हुए था। इसी वजह से एक आशंका ये जताई जा रही है कि अतीक और अशरफ को मारने की सुपारी देने में उसका हाथ हो सकता है। आशंका यह भी है कि उसी ने आरोपी सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य को 10-10 लाख रुपए एडवांस के साथ उन्हें आधुनिक हथियार भी दिए।